वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ जूही मिश्रा। मैं आप लोगों की बायोलॉजी एजुकेटर हूँ और मेरा ये जो सीबीएसई क्लास 11th का क्रैश कोर्स चल रहा है बायोलॉजी फॉर टर्म 2, इसी में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इस कोर्स में हमने अभी बात की थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एनसीईआरटी से। हमने बात की थी कैसे पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है, किस तरीके से बोलस बनेगा, कैसे डाइजेशन स्टार्ट होगा, और गट वॉल की लेयर हमने डिस्कस की। और इसी सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे और इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ से, हमने पिछले क्लास में बात की थी कि किस तरीके से 30% स्टार्च का जो डाइजेशन है वो सलाइवरी अल्फा एमाइलेज के थ्रू माउथ में होगा, किस तरीके से जो स्टमक में फूड जाने के बाद वो पेप्सिन रेनिन के कांटेक्ट में आएगा, कैसे पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में एक्टिवेट होती है और एसिडिक पीएच पे काम करती है। रेनिन कैसे प्रोटीन का डाइजेशन करेगा मिल्क में जो होगा। सिमिलरली वी हैड डिस्कस्ड कि बाइल का फॉर्मेशन लीवर में होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट एक पैंक्रियाटिक जूस को और बाइल जूस को ड्यूडेनम में लेके आएगी। पैंक्रियाटिक जूस के 3 प्रो इंजाइम्स पढ़े थे हमने, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और 3 एक्टिव एंजाइम्स भी हुए थे इसमें, माइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज। हमने बात की थी कि इंटेस्टाइनल जूस को सकस इंटेरिकस बोलते हैं। इंटेरोकाइनेज जो एंजाइम उसमें प्रेजेंट होगा, यही ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है जो प्रोटीन डाइजेशन करवाता है। हमने बाइल सॉल्ट की बात की थी, टाउरोकोलेट्स एंड ग्लाइकोकोलेट्स की, जो फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा और बाइल लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है। ये बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल को मीजल्स में कन्वर्ट करता है। ये सब हो चुका था। आइए इस पैराग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। आज इंटेस्टाइनल ग्लैंड को समझेंगे कि जो ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम में तुमको अच्छे से पता है कि मैक्सिमम डाइजेशन फूड का ड्यूडेनम में होता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होंगे। डाइजेस्टिव जूस बाइल होगा, पैंक्रियाटिक होगा, इंटेस्टाइनल होगा। तो इंटेस्टाइनल की जो म्यूकोसा वॉल है, द म्यूकोसल एपिथेलियम ऑफ द इंटेस्टाइन, इसमें एक स्पेशल एपिथेलियल सेल होती है जो म्यूकस का सिक्रीशन करेगी, एंड दैट इज कॉल्ड गॉबलेट सेल। कहीं भी अगर आप गॉबलेट सेल के बारे में पढ़ते हैं तो गॉबलेट सेल जो है ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है, स्टिकी केमिकल का, जो लुब्रिकेशन करता है फूड का। सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल, यानी ये जो इंटेस्टाइनल विलाई होगी, इसके ऊपर माइक्रोविलाई, दिस विल इम्पार्ट द अपीयरेंस ऑफ ब्रश बॉर्डर, जो सरफेस एरिया भी बढ़ाएगा। तो गॉबलेट सेल सिक्रीट करेगी म्यूकस को, सिक्रीशंस प्लस ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोसा से एब्जॉर्ब होने शुरू होंगे और इंटेस्टाइनल जूस बनेगा, सकस एंटेरिकस बोलेंगे इसको, जो गॉबलेट सेल के प्रोडक्शन से, और जो भी इंटेस्टाइनल के ग्लैंड होते हैं, जो ब्रूनर ग्लैंड होता है ड्यूडेनम में, वो सकस एंटेरिकस बनाएगा। ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है इंटेस्टाइन में, इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। इवन आप जो कह सकते हैं खाने में जितना भी बायोकेमिकल होगा वो सब कुछ यहाँ डाइजेस्ट होगा। डाइसेक्राइड टूटेगा मोनोसेक्राइड में, जैसे सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज एंजाइम बनेगा। डाईपेप्टाइडेजेस बनेंगे जो डाईपेप्टाइड्स को तोड़ेंगे 2 एमिनो एसिड में। लाइपेजेस विल ब्रेक लिपिड एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस विल ब्रेक द न्यूक्लियोसाइड। म्यूकस जो होगा ये बाइकार्बोनेट्स के साथ, ठीक है, पैंक्रियास को प्रोटेक्ट करेगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, बाइल होता है, ये सब आपके बेसिक पीएच पर होंगे। और क्या करेगा, एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम, द पीएच 7.8 फॉर एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम इस जूस में होंगे, म्यूकस बाइकार्बोनेट के साथ साथ। ठीक है, ये पैंक्रियाज में से निकलेगा, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, मतलब म्यूकस का काम क्या होता है, ये वॉल लेयर्स को प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो एल्कलाइन और एसिडिक पीएच की वजह से वॉल सड़ सकती है, ख़राब हो सकती है, कोरोजिव इफेक्ट उस पर आ सकता है। सब म्यूकोसल ग्लैंड, यानी कि सब म्यूकोसा लेयर में जो ग्लैंड होती है, उसी में एग्जाम्पल ब्रूनर ग्लैंड है। हाँ, इंटेस्टाइन का जो ब्रूनर ग्लैंड होता है वो इसी में आता है। यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस आप देख रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन भले ही आपके T2 से डिलीटेड है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में आएगा, इसलिए आपको इसको कवर अप करना है। प्रोटीन
प्रोटीन से छोटा प्रोटीओज और उससे भी छोटा पेप्टोन, यानी ये डाइजेशन के बाद बने हैं। ये पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स हैं, पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस। ये जो काइम में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में जब काइम इंटर करता है, ठीक है, तो ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम इसको और ज़्यादा छोटे पीसेस में, मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देती है। तो प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटीओजेस ये सारे के सारे पॉलीमर हैं और ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की प्रेजेंस में डाईपेप्टाइड्स में टूटेंगे। डाईपेप्टाइड्स बाद में ये एमिनो एसिड्स में टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट जो काइम में होता है ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा तोड़ा जाएगा। पॉलीसेक्राइड जैसे स्टार्च एमाइलेज से ही ब्रेक होता है, डाइसेक्राइड्स में टूटेगा, ठीक है। फैट जो होता है आपके खाने में वो लाइपेज से तोड़ा जाएगा और फैट पहले टूटेगा तो डाइग्लिसराइड्स में, डाइग्लिसराइड टूटेगा तो मोनोग्लिसराइड्स में, और ये टूटेगा भी आगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो भी हम खाते हैं उसमें न्यूक्लिएजेस की प्रेजेंस में ये न्यूक्लिक एसिड ब्रेक करेगा। तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होता है, न्यूक्लिएजेस इसको न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ेंगे और न्यूक्लियोटाइड इसको न्यूक्लियोटाइडेजेस न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ देंगे। टाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, शुगर होता है, बेस होता है, फॉस्फोरिक एसिड होगा, लेकिन साइड में 2 कंपोनेंट होते हैं, सिर्फ बेस और शुगर होता है। जो एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस यानी सकस एंटेरिकस में है, ये अल्टीमेटली फाइनली बाकी के सभी जो अभी तक के इंटरमीडिएट्स बने उन सबको फर्दर ब्रेक करेगा और फाइनल डाइजेशन को प्रमोट करेगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि डाईपेप्टाइड्स एमिनो एसिड्स में टूट रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डाईपेप्टाइडेज। माल्टोज टूट रहा है ग्लूकोज में माल्टेज की प्रेजेंस में। लैक्टोज ब्रेक हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। एंड सुक्रोज टेबल शुगर, सुक्रेज या इन्वर्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट जाएगा। न्यूक्लियोटाइड ब्रेक करेगा न्यूक्लियोसाइड में। साइड इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइडेजेस ब्रेक इनटू शुगर एंड बेस। डाई और मोनोग्लिसराइड लाइपेज के प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये फाइनल रिएक्शन है, क्योंकि एमिनो एसिड से छोटा कोई मोनोमर प्रोटीन का नहीं होता, ग्लूकोज से छोटा कोई सैक्राइड नहीं होगा, मोनोसैक्राइड। देन न्यूक्लिक एसिड के केस में बेस और शुगर अलग हो गए, लिपिड के केस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अलग हो गई। अब इनका फर्दर और कोई डाइजेशन, ये फाइनली फुली डाइजेस्टेड जो है ये पार्ट है। फिर आगे का पॉइंट लिखा है कि ब्रेकडाउन ऑफ द बायो मैक्रोमोलिक्यूल, यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, जो पॉलीमर हैं, जो बॉन्ड की वजह से बने हैं, ये ड्यूडेनम में ब्रेक करते हैं और सबसे ज़्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में होता है। सिंपल सब्सटेंसेस जो बनेंगे ये जेजुनम में थोड़े एब्जॉर्ब होंगे, बाकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है जिसमें ब्रश बॉर्डर विलाई प्रेजेंट होगा। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट हो जाएंगे और उसके बाद फिर ये क्या होंगे, बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे फीकल मैटर के फॉर्म में। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन पानी का बहुत सारा एब्जॉर्प्शन करेगा, मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का भी, दवाओं का। म्यूकस का सिक्रीशन करेगा वेस्ट को आपस में अडेयर करने के लिए, क्योंकि अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से रिमूव भी करना है, मैकेनिज्म को डीफिकेशन कहते हैं। तो फीसेस पार्टिकल्स को एक साथ ऑर्गेनाइज करना, लुब्रिकेट करना, ताकि वो ईजिली बॉडी से आउट हो सकें बावल मूवमेंट से। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है इसी को फीसेस या सॉलिड वेस्ट कहते हैं। ये सीकम में एंटर करेगा, सीकम कोलन फिर रेक्टम में जाएगा, तो सीकम से एंटर करेगा। यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है इलियम और सीकम के बीच में, जिसको इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, और ये फीकल मैटर को वापस बैकफ्लो होने से रोकता है। ये टेम्पोररीली रेक्टम में स्टोर होता है, एनस रेक्टम की ओपनिंग को कहते हैं, और एक मूवमेंट होती है, इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है जिसको बावल मूवमेंट कहते हैं, और इसी बावल मूवमेंट की सहायता से ये जो सॉलिड वेस्ट है ये बॉडी के बाहर रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जैसे फीसेस ये सिकम में जाएगा, इलियोसिकल वाल्व गार्ड करेगी, बैकफ्लो रुकेगा। एक्टिविटीज़ ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल, यानी हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो फंक्शन है
वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों कंट्रोल करते हैं। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है बॉडी की। साइट कहते हैं ना, खाने के बारे में सोच लेना, देख लेना, उसकी स्मेल तक अगर आपको मिल जाए तो आपका ओरल सिस्टम एक्टिवेट होता है, सलाइवेशन शुरू हो जाता है। आईपी पैवलॉव ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था ना, डॉग का, जो फूड दिखा के सलाइवेशन हो रहा था उसको। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस, वेगस नर्व होती है बॉडी में, 10th क्रेनियल नर्व बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है इन फंक्शंस में। मस्कुलर एक्टिविटीज़, एलिमेंट्री कैनाल के बाकी पार्ट्स में जो भी एक्टिविटी होती है वो सब ब्रेन और सब स्पाइनल कॉर्ड और बाकी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से कंट्रोल होती है। सीएनएस सबका मेन कंट्रोलर है। हार्मोनल कंट्रोल, ये डाइजेस्टिव जूस के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। जो लोकल हार्मोन गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलते हैं, बनते हैं, वो इनके सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद क्लास एक छोटा सा टॉपिक है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड है ना, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अभी तो आपने देखा डाइजेशन कैसे होता है कि जब पॉलीमर मोनोमर में कन्वर्ट हो जाता है तो आप उसको कहते हैं कि वो डाइजेस्ट हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया। लेकिन वो हाइड्रोलाइज्ड पोर्शन जब आपके बॉडी में जाएगा तो ब्लड में इंटर करेगा, फिर ब्लड उसको लीवर में लेके जाएगी, फिर वो लीवर उसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो कौन कौन सी मैकेनिज्म, जैसे बेसिकली बॉडी में ट्रांसपोर्ट का 2 मैकेनिज्म होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक एक्टिव में एटीपी लगती है, पैसिव में एटीपी नहीं लगती है। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस जिससे एंड प्रोडक्ट डाइजेशन के इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से पास आउट करते हैं, लिम्फ या ब्लड में जाते हैं, और उसके बाद या तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से जाएंगे जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। अगर एक्टिव है तो लो से हाई की तरफ होगा, इसमें एनर्जी लगती है। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा तो भी ये पैसिव है क्योंकि इसमें भी एनर्जी नहीं लगती। ये आपको एग्जाम्पल वाइज याद करना है कि मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट हैं जैसे क्लोराइड आयन, इनका एब्जॉर्प्शन जनरली सिंपल डिफ्यूजन से होता है। ठीक है, सब्सटेंस सीधे ब्लड में जाते हैं, हाई से लो की तरफ मूव करते हैं। कुछ सब्सटेंस और भी हैं जैसे ग्लूकोज है, देखो ग्लूकोज ऊपर भी है नीचे भी है, और एमिनो एसिड हैं, ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी शो करते हैं। मतलब जब किसी मॉलिक्यूल को कैरी करने के लिए कोई कैरियर प्रोटीन लगता है तो उसको आप फैसिलिटेटेड कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पानी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ डिपेंड करता है। और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें मॉलिक्यूल का मूवमेंट लो से हाई होता है। और आप यहाँ भी देखो एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज तीनों जगह आ रहा है। ग्लूकोज आपका सिंपल डिफ्यूजन से, फैसिलिटेटेड से और एक्टिव से, तीनों से ट्रांसपोर्ट होगा। जनरली पैसिव से ही होगा लेकिन एक्टिव से भी होता है। Na+ सोडियम आयन, इनका भी जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। ऑयल में फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनको डायरेक्ट ब्लड में नहीं डाला जा सकता क्योंकि ब्लड में पानी है। इसको सबसे पहले लिम्फ में डालना पड़ता है। ये सबसे पहले पता है, ये बात याद रखना कि बड़ा ऑयल का पार्टिकल छोटे छोटे ऑयल के फाइन पार्टिकल्स में टूटते हैं। तो ये आपके फाइन फैट ग्लोब्यूल हैं एंड दे गॉट कवर बाय ए लेयर ऑफ प्रोटीन। मतलब ऑयल के ऊपर ऐसे प्रोटीन की एक लेयर आ जाती है और ये अब बनाएगा काइलोमाइक्रॉन। तो काइलोमाइक्रॉन का कॉन्सेप्ट तुमको याद करना है कि फैट पहले छोटे टुकड़े में टूटेगा, फिर प्रोटीन से कवर हो जाएगा और काइलोमाइक्रॉन बनाएगा। और ये काइलोमाइक्रॉन सबसे पहले लिम्फ रिसीव करती है, लैक्टियल रिसीव करती है, और लिम्फ वेसल अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और उसके बाद काइलोमाइक्रॉन आपके ब्लड को, मतलब इसीलिए लिम्फ को मिडिल मैन ऑफ द बॉडी कहते हैं क्योंकि वो काइलोमाइक्रॉन्स को बॉडी से लेती है फिर ब्लड को देती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट में होता है, माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पर आप एक समरी देख पा रहे हैं। माउथ में क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, यू विल हैव टू लर्न दिस बिकॉज कॉम्पिटिशन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टेन ड्रग्स जो म्यूकोसा के कॉन्टेक्ट में आते हैं माउथ में, लंग्स के लोअर साइड पे, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। स्टमक में
वाटर का एब्जॉर्प्शन, शुगर का, सिंपल शुगर का, एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसीलिए एल्कोहल कंज्यूम करने के बाद बहुत जल्दी असर करती है, बिकॉज उसका स्टमक में ही एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि नॉर्मल एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब खाने में जितनी भी चीज़ें बची, प्रिंसिपल ऑर्गेन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन है। डाइजेशन भी यहीं कंप्लीट होता है, फाइनल एब्जॉर्प्शन भी यहीं होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, ये सब म्यूकोसा से एब्जॉर्ब होके ब्लड और लिम्फ में डाल दी जाती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स का और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। जब खाना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो उसके बाद बॉडी उसको यूज़ करती है अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट के लिए, और इस मैकेनिज्म को एसिमिलेशन कहते हैं। Absorbed substances finally reach the tissue which utilize them for their activity. The process is called assimilation. आपने पहले खाने को डाइजेस्ट करा, फिर उसके बाद उसको बॉडी ने एब्जॉर्ब करा, फिर उसके बाद बॉडी उसको यूज़ करेगी, और इस मैकेनिज्म को एसिमिलेशन कहते हैं। डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाई इनटू द कोहेरेंट फीसेस, सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा डाइजेस्टिव वेस्ट जो होगा, और एक न्यूरल रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से एक अर्ज, एक डिज़ायर, एक बावल मूवमेंट क्रिएट होती है, जिससे फीसेस बॉडी के बाहर रिमूव आउट होते हैं। एनल ओपनिंग ओपन होगी, डिफिकेशन शुरू होगी। इट्स अ वॉलंटरी प्रोसेस कैरी आउट बाय ए मास पेरिस्टेलिक मूवमेंट, जिसमें क्या होगा, सॉलिड वेस्ट जो होता है वो बॉडी के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपके डाइजेशन की मैकेनिज्म और एसिमिलेशन। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है, डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, वायरस का, बैक्टीरिया का या फंगस का या वर्म्स का, कोई इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको आप डिसऑर्डर मानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें एक दे रहा है जॉन्डिस, जिसको हिंदी में पीलिया कहते हैं। इसमें लीवर अफेक्टेड होती है, स्किन और आई का जो वाइट पार्ट है पीला हो जाता है बिल्कुल। बाइल पिगमेंट जो होता है ना, बिलीरुबिन सबसे ज़्यादा, ये हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन करने से भी एबनॉर्मली बनती है, तो जगह जगह बॉडी का वाइट पोर्शन जो होता है वो येलोइश हो जाता है। दूसरा वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग खाना डाइजेस्ट ना होने पर, पेट का कंटेंट मुंह से बाहर होना। इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। रिफ्लेक्स एक्शन से कंट्रोल होता है, वॉमिट सेंटर मेडुला में होता है, हाइंड ब्रेन में। फीलिंग ऑफ नौशिया से वॉमिटिंग होती है, मतलब वॉमिटिंग अगर फील हो रही है, नहीं हो रही, तो उसको नौशिया कहते हैं। डायरिया क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा लूज मोशन होती है ना, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बावल मूवमेंट, लिक्विड फीकल मैटर डिस्चार्ज होता है, इसको डायरिया कहते हैं ना। लिक्विड स्टूल पास करेगा, इसमें कभी कभी स्टूल में ब्लड भी होता है, और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी को, खाना इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में। कॉन्स्टिपेशन, स्टूल पास नहीं करना। कॉन्स्टिपेशन में फीसेस रिटेन्ड विद इन द कोलन, कोलन में ही रहता है। बॉवल मूवमेंट बहुत इरेगुलर होती है और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। नेक्स्ट है इनडाइजेशन, अपच। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस। बार बार आपको लगेगा खाना पचा नहीं है, पेट भरा लग रहा है, क्योंकि खाना डाइजेस्ट हुआ नहीं है। द कॉज ऑफ इनडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड। इन सारी चीज़ों की वजह से ऐसा लगता है कि खाना डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है। और उसके बाद लास्ट में पैम डिसऑर्डर, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं। क्वाशियोरकर और मरासमस, इसमें दो आएगा। जैसे बैलेंस डाइट की आप बात करते हैं, तो बैलेंस डाइट में ये बात सेंट्रलाइज है कि खाने के कंटेंट में शुगर, ऑयल, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, प्रोटीन सब कुछ होना चाहिए। तो डाइटरी डेफिशिएंसीज, जिसमें प्रोटीन या फूड रिलेटेड कैलोरीज कम है, अगर जैसे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में देखा गया है, तो ऐसी बीमारी को प्रोटीन एलर्जी, मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे में एक मरासमस है, एक डिजीज़, एक क्वाशियोरकर है। मरासमस क्या होता है, इसमें बेसिकली प्रोटीन की कमी होती है, मतलब आपके फूड में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कम है, ठीक है, और बॉडी में कैलोरीज कम है। इन्फेंट जो होता है, ठीक है, लेस देन अ ईयर ऑफ एज, मतलब छोटे बच्चों में, साल भर से भी छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर बॉडी बिल्कुल एकदम हड्डी जैसी हो जाती है। ठीक है, मदर मिल्क को जब आप किसी और फूड से रिप्लेस करते हैं और उस खाने में जब प्रोटीन नहीं होता, तो बच्चे को मरासमस हो जाती है।
और क्वाशियोरकर क्या होता है, ये 3-4 साल तक के बच्चे को होती है, मतलब 1 साल के ऊपर के बच्चे को। इसमें बेसिकली डेफिशिएंसी कैलोरी की कमी की होती है। मतलब आप ये इंडिविजुअली नहीं कहेंगे कि क्वाशियोरकर में प्रोटीन की कमी है, क्वाशियोरकर में एक्चुअली कैलोरी की कमी है, और कार्बोहाइड्रेट से आप कैलोरी को कवर अप कर सकते हैं। तो हाई कैलोरी फूड देने पर ये बीमारी ठीक होती है। तो दोनों बीमारी में डाइट में कैलोरीज की कमी है। मरास्मस में क्वाशियोरकर से अगर आप कंपेयर करें तो है ना, वेस्टिंग ऑफ मसल, काफ़ी फूल जाते हैं, थिनिंग ऑफ लिम्ब, पतले हो जाते हैं, फेलियर ऑफ द ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। बट अनलाइक मरास्मस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, ओडेमा, स्वेलिंग, ठीक है। तो क्वाशियोरकर का जो पेशेंट होगा उसमें तुमको पॉट बेली, है ना, तुमको एक पेट टमी फुली हुई सी दिखेगी, थोड़े से चिन में फैट तुमको दिखेगा, बाकी बॉडी पतली होती क्योंकि कैलोरीज कम है। लेकिन मरास्मस में तो पेशेंट जो होगा वो बिल्कुल एकदम लीन एंड थिन होगा बिल्कुल। तो ये चैप्टर आपने रिवाइज करना है, इसके बाकी के आगे के भी जो सेशंस हैं वो अपडेटेड हैं ऑलरेडी, यू कैन गो विद दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। स्टे ट्यून्ड विथ मी ना, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।